हेलो माय 12th क्लास स्टूडेंट्स। तो कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे अपना ये सब सारे लेक्चर्स। तो यहाँ पर अभी हम आज की क्लास में शुरू करने वाले हैं रेखीय आवर्धन। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेखीय आवर्धन क्या होता है। छोटा सा टॉपिक है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं रेखीय आवर्धन की परिभाषा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसा कि आप ये हमारा एक अवतल दर्पण है ना, और इस अवतल दर्पण में आप देखते हैं ये आपके पास में ध्रुव है, यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ केंद्र होते हैं। तो जो हमारी दूसरी क्लास थी जिसमें हमने गोलीय दर्पण से होने वाले परावर्तन को देखा था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इस गोलीय दर्पण में, मतलब कि इस अवतल दर्पण में हम किसी भी वस्तु को जब इसके सामने रखते हैं तो विभिन्न स्थितियों में हम इसमें रख सकते हैं। आप चाहें तो वस्तु को यहाँ पर ध्रुव और फोकस के बीच रख सकते हैं, इस तरीके से वस्तु हो सकती है। तो इस वस्तु की जो स्थिति है वो ध्रुव और फोकस के बीच में है। वस्तु जो है फोकस पर हो सकती है। इसके बाद जो वस्तु है वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो सकती है, वक्रता केंद्र पर हो सकती है, वक्रता केंद्र के बाद हो सकती है, या फिर आप यहाँ पर अनंत पर, है ना, कुछ जो है वस्तु को रख सकते हैं। इन सभी स्थितियों में अगर आप देखते हैं तो इनसे बनने वाला जो प्रतिबिंब है, अलग अलग स्थितियों में प्रतिबिंब जो बनता है उसकी पोजीशन अलग अलग होती है, और प्रतिबिंब का जो प्रकृति है ना, तो जो भी प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर, उस प्रतिबिंब का आकार अलग होगा, उसकी प्रकृति अलग होगी और उसकी स्थिति भी अलग होगी। मतलब कि इन सभी स्थितियों में, सभी अलग अलग पोजीशंस में जब आप वस्तु को रखते हैं तो उससे बनने वाले प्रतिबिंब का आकार अलग होगा, आकृति अलग, आकार के साथ में उसकी प्रकृति अलग होगी और उसकी स्थिति भी अलग होगी। अब अगर हम आकार की बात करते हैं तो हो सकता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह वस्तु के आकार का ही बने, या वस्तु से बड़ा हो सकता है या वस्तु से छोटा हो सकता है। जो प्रकृति है वह वस्तु का जो प्रकार है वह वास्तविक प्रतिबिंब हो सकता है, या उसका जो प्रतिबिंब है वह आभासी हो सकता है ना। तो वास्तविक और आभासी के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। अब स्थिति की अगर हम बात करें तो जो प्रतिबिंब है वह दर्पण के सामने की ओर बन सकता है, दर्पण के पीछे की ओर बन सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसी प्रकार जो उत्तल दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण में भी जो प्रतिबिंब बनेगा अलग अलग स्थितियों में वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है ना। लेकिन उत्तल दर्पण के केस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है ना। ये कभी भी इसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, ये हमें पता है, ये हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पहले के जो 3-4 क्लासेस जो हमारी हुई हैं वह अगर आपने नहीं देखी हैं तो कृपया उसको आप जाकर देख लें, और उसके बाद आप यहाँ आएंगे तो आपको ये चीज़ें, ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें लिंक है। अभी हमारा चल रहा है ना परावर्तन वाला टॉपिक, तो परावर्तन वाले टॉपिक में ये सारी टॉपिक्स जो हैं वो इंक्लूडेड है ना। तो चलिए यहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे कि अलग अलग स्थितियों में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है उसका आकार अलग अलग होगा। तो यहाँ पर रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो जैसे कि एक उदाहरण से हम अगर इसको समझें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सपोज मैंने किसी वस्तु को यहाँ पर अवतल दर्पण के सामने यहाँ पर रखा है, अवतल दर्पण के सामने इस तरह से यहाँ पे वस्तु को रखा है, और जो प्रतिबिंब बन रहा है वो यहाँ बन रहा है सपोज, है ना। तो अब प्रतिबिंब आप देख सकते हैं कि दर्पण के दूसरी ओर बन रहा है। तो जब भी प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर बनता है, दूसरी ओर का मतलब है कि वस्तु आपने एक साइड पर रखी है बाईं ओर, और जो प्रतिबिंब है वह दाईं ओर बन रहा है। तो ऐसे प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, है ना। या फिर आप देख सकते हैं प्रतिबिंब का पता हम कैसे लगाएंगे, तो एक तरीका तो यही है कि यदि प्रतिबिंब दूसरी ओर बन रहा है, जिस ओर वस्तु रखी है उसके दूसरी ओर, है ना, या दर्पण के पीछे बन रहा है, तो हम इसे बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। और दूसरा तरीका पता करने का यह है कि अगर वस्तु का आकार कैसा है, सीधा है, प्रतिबिंब जो बन रहा है वह वस्तु की जैसा ही है, सीधा बन रहा है, तो उसे आप फिर आभासी प्रतिबिंब कहेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्रतिबिंब है ये एक आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन साथ ही आप देखें कि ये जो प्रतिबिंब है ये वस्तु से बड़ा है। अगर ये आपके पास में वस्तु है ए बी, तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश, ये वस्तु से बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, सीधा सा आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन क्या होता है, ये जो प्रतिबिंब है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रतिबिंब की ऊंचाई बोल सकते हैं आप इसे, या इसकी लंबाई बोल सकते हैं प्रतिबिंब की। तो जो प्रतिबिंब जितना ऊंचा बनता है या उसकी जो लंबाई होती है, और उसके अपॉन में वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई या वस्तु की ऊंचाई,
है ना, तो इसको लंबाई या ऊंचाई आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई को वस्तु की ऊंचाई से भाग दे रहे हैं, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि जो प्रतिबिंब है वह वस्तु की तुलना में कितना बड़ा है या छोटा है। अगर आपका जो आंसर है, जैसे आपने प्रतिबिंब की ऊंचाई सपोज करते हैं हम कि प्रतिबिंब की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर बन रही है और वस्तु की ऊंचाई हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वह वस्तु से अधिक है। तो जो आंसर आपका आ रहा होगा वो आंसर आपका आएगा 2, मतलब कि इससे ये पता चल रहा है आपका कि आप जो वस्तु है उससे 2 गुनी बड़ी जो है प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये जो इस अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो किसी भी प्रतिबिंब की ऊंचाई का उस वस्तु की ऊंचाई के साथ जो अनुपात होता है उसे हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। ये किसी दर्पण से रिलेटेड ऐसा अलग से नहीं है कि अवतल दर्पण के लिए अलग परिभाषा होगी और उत्तल दर्पण के लिए अलग होगी। उत्तल दर्पण के लिए भी यही परिभाषा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई को वस्तु की ऊंचाई के साथ जो अनुपात होता है उसे हम उसका रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी परिभाषा लिखूँ यहाँ पर आपके सामने, तो क्या परिभाषा इसकी बनेगी, तो यहाँ पर देखिए, किसी दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब ये तो आपके सामने इसकी परिभाषा हुई है, सिंपल सी परिभाषा है कि है ना, किसी दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम यहाँ पर रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो यहाँ पर रेखीय आवर्धन का जो सूत्र होगा, अतः रेखीय आवर्धन बराबर होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। अब अगर मान लिया जाए तो यहाँ पर ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण में यहाँ पर ये हमारे पास का फोकस है, ध्रुव है, यहाँ इसका फोकस है F और यहाँ हमारे पास वक्रता केंद्र है C, और ये एक वस्तु हमारे पास इस तरह से है। यहाँ से एक प्रकाश किरण हम आपतित करवाते हैं जो कि इसके ध्रुव पर आपतित होती है, और जब प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो जितने कोण पर आपतित होती है उतने ही कोण पर वह परावर्तित हो जाती है। ये हमने देखा हुआ है परावर्तन के नियम में भी। और अगर एक प्रकाश किरण और है जो कि हमारी, इसको थोड़ा सा प्रॉपर कर देते हैं हम, इस तरीके से ये चली जाएगी, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर हो जाएगा। एक प्रकाश किरण और है जो कि यहाँ पर हमारे पास इसके वक्रता केंद्र से आपतित होती है, तो वह वक्रता केंद्र से ही टकराकर पुनः लौट जाती है। अब हमें जो प्रतिबिंब होता है उसे बनाने के लिए 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हमारे पास 2 प्रकाश किरणें हैं और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देगा आपको इस बिंदु पर। तो इसका नाम, अगर हमारे पास में वस्तु का नाम AB है तो प्रतिबिंब हो जाएगा हमारे पास A' B'। तो इस तरीके का डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है ये वस्तु की ऊंचाई है, यहाँ से ऊपर जाएंगे आप तो, और ये जो नीचे साइड पर है ये इसकी प्रतिबिंब की ऊंचाई है, या आप उसकी लंबाई कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है उसे हम लिखते हैं किससे, I से। I से क्यों लिखते हैं लंबाई को या ऊंचाई को प्रतिबिंब की, क्योंकि प्रतिबिंब को हम कहते हैं इमेज, तो इमेज की ऊंचाई है इसलिए I लिख रहे हैं, और वस्तु को हम कह रहे हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की जो ऊंचाई होगी उसको हम बोलेंगे O। तो यहाँ पर I/O हम इसका लिख सकते हैं, इसका संकेत के रूप में फॉर्मूला। अब ये मैंने यहाँ पर लिखा है अवतल दर्पण के लिए। तो यहाँ पर अवतल दर्पण के लिए यदि मैं रेखीय आवर्धन देखना चाहूँ तो ये इस तरह का एक डायग्राम मैंने बनाया है सिंपल सा, जिसमें मैंने वस्तु को जो है यहाँ पर वक्रता केंद्र है और इस वक्रता केंद्र के पीछे की तरफ, मतलब वक्रता केंद्र के बाद मैंने वस्तु को रखा है, और उसका बनने वाला जो प्रतिबिंब है वह इस तरह से C और F के बीच में बन रहा है। और प्रतिबिंब आप देख सकते हैं उल्टा बन रहा है, मतलब प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक। तो वस्तु में लिख देता हूँ यहाँ पर, जो वस्तु है वह कौन है, AB, और जो प्रतिबिंब है वह है आपके सामने A', B', ठीक है। और ये जो प्रतिबिंब है ये कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक है, साथ ही में उल्टा है। तो हमें पता है उल्टा जो प्रतिबिंब होता है वह हमेशा वास्तविक होता है, मतलब वास्तविक मतलब इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अगर मैं यहाँ कोई स्क्रीन रख देता हूँ तो ये मुझे उस पर्दे पर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास का डायग्राम हो गया इसका अवतल दर्पण के लिए। अब हम इसमें अगर हम रेखीय आवर्धन ज्ञात करना चाहते हैं तो देखिए रेखीय आवर्धन किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर आपको त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज का नाम है A, B और ये P। तो ये एक त्रिभुज इस तरह का बन रहा है हमारे सामने, ABP, ठीक है, AB और P। और एक और त्रिभुज इसी के जस्ट नीचे आप देखें तो ये एक और त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है इस तरह का, इसका नाम है A', B', P, है ना। तो ये आपका
इस तरह का एक ट्राइंगल मैंने यहाँ पे देख रहे हैं आप, और एक छोटा सा ट्राइंगल यहाँ पर है। इन दोनों को मैंने अलग अलग यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। आपको अलग से डायग्राम नहीं बनाना है, आपके लिए एक ही डायग्राम है। ये सिर्फ हमारे समझने के लिए है, ताकि आपको अलग से क्लियर तरीके से आपको पता चल सके कि किस ट्राइंगल की बात हो रही है और कौन से एंगल की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें, इस ट्राइंगल में ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है, साथ ही में ये जो कोण है ये भी 90 डिग्री का है। तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ कि त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज A'B'P में आप देख सकते हैं कोण BAP बराबर है किसके, B'A'P के, B'A'P के बराबर है। क्यों बराबर है ये, क्योंकि ये दोनों आपको दिख रहे हैं समकोण त्रिभुज हैं, समकोण है ये, है ना, जो कोण है ये समकोण है। अब यहाँ पर साथ ही में आप देखें, ये जो कोण है ये क्या है हमारा I आपतन कोण, और ये जो कोण है ये है R परावर्तन कोण। तो यहाँ पर इस वाले त्रिभुज में BPA बराबर है A'P के। ये क्यों बराबर है, परावर्तन के नियम से। तो परावर्तन के नियम से ये दोनों बराबर हैं। अब अगर ये दोनों बराबर हैं तो देखिए, किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो जाते हैं तो ऐसे त्रिभुज को हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। अतः त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज A'B' समरूप त्रिभुज हैं। और आपको पता है समरूप त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती है, संगत भुजाओं का मतलब इसकी अगर ये जो भुजा है ये लंब है तो इसका ये भी यहाँ पर लंब हो जाएगा। तो इस ऊंचाई का अनुपात हम इस ऊंचाई के साथ लेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि दोनों त्रिभुज अगर समरूप हैं तो क्या होगा, इनकी भुजाओं का अनुपात मतलब A'B' ये भुजा अपॉन इसकी ये वाली भुजा बराबर होगी इसकी ये भुजा मतलब PA' अपॉन इसकी ये बड़ी वाली भुजा PA के। देखिए यही जो डायग्राम है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो A'B' है ये वाले त्रिभुज की ये भुजा अपॉन ये वाली भुजा है ना, इसका अनुपात जो है वो PA अनुपात, यहाँ पर ये PA' अनुपात PA के बराबर है। ये देखिए PA' अनुपात PA के बराबर है, ठीक है। तो इसे हम दे देते हैं यहाँ पर समीकरण नाम 1, है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर चिन्ह परिपाटी अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ चिन्ह परिपाटी से। तो चिन्ह परिपाटी से क्या होगा, देखिए ये जो A'B' है, अब देखिए A'B' क्या है यहाँ पर, ये A'B' है, ये क्या है, ये प्रतिबिंब है। तो ये हो जाएगी यहाँ पर, इसे हम कहेंगे प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है। और जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है इसे हम लिखते हैं I से, है ना। अब लेकिन आप देखते हैं कि ये जो प्रतिबिंब है आप इसको कहाँ नापेंगे, मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो नीचे जाएंगे तो हमने देखा है चिन्ह परिपाटी में कि जब भी नीचे की ओर जाते हैं तो ऋणात्मक लिया जाता है ना, उस दूरी को, अगर दूरी मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ नापी जाती है तो। अब आगे हमको क्या चाहिए, AB। तो AB क्या है, तो ये है वस्तु हमारे पास, तो ये हो जाएगी वस्तु की लंबाई। और वस्तु की अगर हम लंबाई की बात करें तो इसको हम लिखते हैं O। अब लेकिन वस्तु की लंबाई कहाँ नापेंगे आप, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर, तो इसको तो आप प्लस के साइन के साथ ही लेंगे, धनात्मक। फिर है PA, तो PA' है ना, तो PA' क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, है ना। और प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसे हम लिखते हैं V। अब देखिए ये जो V है आप नापने के लिए इस दिशा में आपको जाना होगा, और जो आपतित किरण है उसकी दिशा अगर आप देखें तो इस तरह से है। तो आपके पास में जो आपतित किरण की दिशा है उसके विपरीत आप नाप रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर इसे लेना होगा ऋणात्मक। इसी तरह से आप देखें ये जो है PA, ये क्या है, ध्रुव से वस्तु की दूरी, तो इसको आप लिखते हैं कितना, U। लेकिन ये भी ऋणात्मक होगा क्योंकि इसके नापने के लिए भी आपको इसी दिशा में जाना होगा। तो ये आपने चिन्ह परिपाटी से सारे वैल्यूज़ को हमने देख लिया। अब हम अगर इन सभी मानों को समीकरण 1 में रखते हैं तो यहाँ पर देखिएगा समीकरण 1 में मान रखने पर आपके पास A'B' की जो वैल्यू है वो कितनी है, -I, और AB की जो वैल्यू है वो है आपके पास O इजिकल्स टू PA' की वैल्यू आपके पास है -V, और अपॉन में PA की वैल्यू आपके पास है -U। तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे I/O, और साथ में ये वाला जो माइनस है इसको मैं इधर साइड पे लगा दे रहा हूँ। तो आपके पास में आंसर आएगा I/O का वैल्यू आएगी -V/U, और I/O जो होता है इसे हम बोलते हैं रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं इसे, है ना, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित
किया जाता है। क्यों इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है? क्योंकि जो रेखीय आवर्धन है, आवर्धन मतलब होता है कि किसी भी, है ना, ऊंचाई में वृद्धि, वर्धन मतलब क्या होता है? वृद्धि, है ना, कि कोई प्रतिबिंब है वह वस्तु की तुलना में कितना वृद्धि उसमें हो रही है या कितनी कमी उसमें हो रही है। तो इस आवर्धन को हम इंग्लिश में कहते हैं मैग्निफिकेशन, इसलिए हम इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं या प्रदर्शित किया जाता है इसे। तो ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं v जो है ये है आपके पास में प्रतिबिंब की दूरी, u जो है वो है वस्तु की दूरी, और यहाँ पे लगा हुआ है माइनस का साइन। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका दर्पण है, ये अवतल दर्पण में दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब भी बनते हैं और आभासी प्रतिबिंब भी बनते हैं। तो अगर आपके पास में वस्तु, है ना, का जो प्रतिबिंब है, अगर वह वास्तविक प्रतिबिंब है तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या होगा? वस्तु भी इधर ही है और प्रतिबिंब भी इधर ही बनेगा, तो दोनों जो चीज़ें होंगी वह होगी ऋणात्मक। तो आपके पास में जो m की वैल्यू आ रही होगी वह आ रही होगी ऋणात्मक। m जो है वह ऋणात्मक आएगा। यहाँ पे इस चीज़ का आपको खास अच्छे से ध्यान रखना है कि यह m जो है ऋणात्मक होगा यदि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह वास्तविक बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m जो है वो ऋणात्मक होता है। लेकिन अगर प्रतिबिंब जो है वह आभासी प्रतिबिंब हुआ, अगर आभासी प्रतिबिंब हुआ तो उस आभासी प्रतिबिंब के लिए m जो होगा वह धनात्मक होगा। धनात्मक क्यों होगा? क्योंकि उस स्थिति में जो वस्तु है वह तो लेफ्ट साइड होगी, मतलब बाईं ओर, तो वह तो ऋणात्मक होगी, लेकिन जो प्रतिबिंब है वह दाईं ओर होगा और वह होगा धनात्मक। उसकी जो दूरी होगी वह धनात्मक होगी। तो हमारे पास में जब m हम ज्ञात करेंगे तो m जो है वो धनात्मक आएगा। ठीक है, तो यह अवतल दर्पण के केस में होता है, क्योंकि अवतल दर्पण में हमारे पास में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण, शुरू करते हैं अब उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण में अगर हम रेखीय आवर्धन देखते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने है ध्रुव P, और यहाँ कोई वस्तु अगर मैं रखता हूँ सामने की ओर, तो ये हमारे पास की एक वस्तु है जिसका नाम है AB। यहाँ से हम एक प्रकाश किरण आपतित करवाते हैं यहाँ वक्रता केंद्र की दिशा में। तो ये जो वक्रता केंद्र है इसकी दिशा में अगर हम कोई प्रकाश किरण आपतित करवाते हैं तो हमें पता है कि वक्रता केंद्र की दिशा में आने वाली प्रकाश किरण जिस दिशा से आती है उसी दिशा में पुनः लौट जाएगी। तो ये यहाँ से आकर के इस तरह से वापस लौट जाएगी। तो मतलब यह आने वाली प्रकाश किरण भी है और यही इसी दिशा में लौटने वाली भी है। मतलब आपतित प्रकाश किरण का काम भी करती है और परावर्तित प्रकाश किरण का भी यही काम करेगी। दूसरी एक प्रकाश किरण है जो कि इसके ध्रुव पर आती है और जितने कोण से ये आपतित होती है उतने ही कोण से ये परावर्तित हो जाती है। अब हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए दो परावर्तित किरणें चाहिए होती हैं, और यहाँ पर ये जो प्रकाश किरण है ये है हमारी परावर्तित प्रकाश किरण है। एक प्रकाश किरण ये भी हमारे पास है जो कि परावर्तित प्रकाश किरण है। तो अब इस प्रकाश किरण को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर ये दोनों प्रकाश किरणें यहाँ मिलेगी, और अगर ये दोनों प्रकाश किरणें इस तरह से यहाँ मिलती हैं तो हमारे पास में यहाँ इसका जो है प्रतिबिंब बनता हुआ आपको दिखाई देगा। इस प्रतिबिंब को हम बोलेंगे A डैश B डैश। तो इस तरीके से हमारे पास में यहाँ पर प्रतिबिंब होगा A डैश B डैश। अब यहाँ पर आप देखें, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं फोकस को। तो इस तरीके से इसका प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देगा A डैश B डैश। तो अब आप यहाँ पर अगर रेखीय आवर्धन ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ से। तो इस डायग्राम को अगर आप देखते हैं तो इस डायग्राम में यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कोण APA। तो APA ये बराबर होगा APR के। APR के बराबर है परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों कोण बराबर हैं। इसी प्रकार से आप देखें तो ये कोण अगर R है तो ये कोण भी R होगा, क्योंकि ये इस तरह के दो कोण हैं, है ना। और हमें पता है ये दोनों कोण क्या बन रहे हैं? शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और लिख सकता हूँ, B डैश ये वाला कोण देखिए, B डैश PA डैश, B डैश PA डैश बराबर होगा APR के। APR के तो ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों समीकरणों से, इसको हम चाहें तो नाम भी दे सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर ये देखिए, ये
इन दोनों समीकरण का जो राइट साइड है वह सेम है, तो लेफ्ट साइड भी सेम होगा। अब लेफ्ट साइड क्या है यहाँ पर लेफ्ट साइड है बी पी ए और यहाँ पर लेफ्ट साइड है बी डैश पी ए डैश, है ना। तो ये हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है। मतलब हम क्या यहाँ पर सिद्ध कर चुके हैं, बी पी ए मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में हम बराबर सिद्ध कर चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर एक डायग्राम आपके सामने अलग से बना लेता हूँ इसको, ताकि आपको क्लियर समझ में आए कि हम किन त्रिभुजों की बात कर रहे हैं। एक त्रिभुज आपको दिख रहा है इस तरह का है और एक छोटा सा त्रिभुज हमारा इस तरह का है। इस त्रिभुज का नाम हमने दिया है पी ए बी और इस त्रिभुज का नाम है ए डैश बी डैश पी, और ये कोण और ये कोण हमने बराबर सिद्ध कर दिया। ये इस तरह के आपके दो ट्राइंगल्स हैं जो मैंने साइड से बनाए हैं। तो अब मैं यहाँ पर यही लिखने वाला हूँ। अतः त्रिभुज कौन कौन से हैं, बी ए पी तथा त्रिभुज बी डैश ए डैश पी में, है ना। अब ये दोनों जो त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुजों में एक ये कोण बराबर है, अभी हमने सिद्ध किया, और साथ ही में ये कोण और ये कोण बराबर हैं। तो ये दोनों कोण इसलिए बराबर हैं क्योंकि ये दोनों समकोण हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं समकोणिक समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। अब देखिए ये बात तो हमको समझ में आती है कि समकोणिक है, लेकिन समरूप क्यों है, क्योंकि समरूप इसलिए है क्योंकि देखिए एक कोण ऑलरेडी ये वाला और ये वाला हम बराबर बता चुके हैं, मतलब दो कोण दोनों आपस में बराबर हो चुके हैं, और एक एक कोण इनके समकोण हैं। तो इसका मतलब है दोनों त्रिभुजों में दो कोण ऐसे हैं जो आपस में बराबर हैं, और किन्हीं भी दो त्रिभुजों में अगर दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो फिर वह समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। और अगर वह समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इसकी जो भुजा है बी डैश ए डैश का अनुपात इस भुजा के साथ बी ए के साथ, और ये जो भुजा है इसकी दूसरी वाली पी ए डैश का अनुपात इस पी ए के साथ। अगर आप यहाँ देखें तो इस भुजा का अनुपात इसके साथ और पी ए डैश ये वाली भुजा का अनुपात इस भुजा के साथ लिया जाएगा, और इसको हम नाम दे सकते हैं यहाँ पर समीकरण 3। अब यहाँ पर अगर मैं चिन्ह परिपाटी लगाता हूँ तो देखिए चिन्ह परिपाटी से क्या होगा, तो यहाँ पर चिन्ह परिपाटी से बी डैश ए जो है बी डैश ए डैश ये क्या है आपके सामने, ये प्रतिबिंब है और इस प्रतिबिंब की ये ऊंचाई है। तो इसको हम बोलेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब की लंबाई, और इसे हम लिखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई को हम क्या लिखते हैं आई। और आप देखें मुख्य अक्ष के ऊपर ही नाप रहे हैं तो ये धनात्मक होगी। इसी प्रकार आप देखें क्या कि अगला जो हमको देखना है बी ए, तो जो बी ए है ये क्या है आपके सामने, तो बी ए जो है वस्तु की लंबाई है, और जो वस्तु की लंबाई होती है इसे हम लिखते हैं ओ से, और ये भी धनात्मक होगी क्योंकि ये भी हम ऊपर की ओर नाप रहे हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं और क्या हमें चाहिए, तो हमें चाहिए पी ए डैश। तो पी ए डैश जो है ये क्या है, पी ए डैश ये प्रतिबिंब की दूरी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी को हम लिखते हैं v। लेकिन आप देखें ये आपतित प्रकाश किरण की दिशा में ही नापी जा रही है, इसलिए इसको हम धनात्मक लेंगे। और पी ए जो है ये है वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी आप देखें आपको इस दिशा में नापनी पड़ती है, इस दिशा में, जो कि आपतित प्रकाश किरण के विपरीत दिशा है, इसलिए इसको हम लेंगे ऋणात्मक u। तो ये सारी वैल्यू हम निकाल लेंगे चिन्ह परिपाटी से। अब इन सभी वैल्यूज़ को अगर हम रखते हैं, है ना, तो लिखते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 3 में मान रखने पर। अब समीकरण 3 जो आपके सामने है इसमें अगर आप मान रखते हैं तो बी डैश ए डैश की जगह पे आप रख देंगे आई अपॉन ओ, और यहाँ पे हो जाएगा पी ए डैश की जगह आप रख देंगे वी और अपॉन में यू, और ये माइनस का ये प्लस का है। तो इसको हम क्या कहते हैं, आई अपॉन ओ को हम कहते हैं रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन जो एम होगा वो हो जाएगा हमारे पास में माइनस वी अपॉन यू। तो ये हमने रेखीय आवर्धन ज्ञात किया है उत्तल दर्पण के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो अभी हमने जस्ट इसके पहले जब अवतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन ज्ञात किया था तो उसका फॉर्मूला भी यही आया था हमारे पास। इसका मतलब ये है कि जो फॉर्मूला रहता है रेखीय आवर्धन का वह उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए फॉर्मूला यही रहेगा माइनस वी अपॉन यू, है ना। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो मैंने अभी लिखवा चुका हूँ आपको, कि वास्तविक
प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन जो होता है वह ऋणात्मक होता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब जो है बाईं ओर ही बनता है, जिस ओर वस्तु रखी होती है उसी ओर प्रतिबिंब बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण हमेशा जो प्रतिबिंब बनाता है यह आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। तो आभासी प्रतिबिंब ही बनेगा यहाँ पर। तो जब आभासी प्रतिबिंब होता है तो आभासी प्रतिबिंब के लिए जो प्रतिबिंब होगा वह दाईं ओर बनेगा, वस्तु बाईं ओर है। तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब हो, ये जो m आप निकालेंगे तो ये जो m होता है ये सदैव धनात्मक ही मिलेगा आपको। धनात्मक क्यों? क्योंकि v को आप यहाँ पर क्या लेंगे? पॉजिटिव, u को आप क्या लेंगे? नेगेटिव। तो आंसर क्या आ रहा होगा आपका, है ना, प्लस में। तो इसलिए क्यों आ रहा होगा? क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास में देखिए आवर्धन का सूत्र है अवतल दर्पण द्वारा और उत्तल दर्पण द्वारा। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। लेकिन जो आवर्धन के हमने ये जो सूत्र ज्ञात किए हैं, इसी प्रकार हम आवर्धन के कुछ और भी सूत्र हैं वह भी हम देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं दर्पण सूत्र से। अब दर्पण सूत्र जो होता है वह होता है हमारे पास 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो ये हमारे पास का दर्पण सूत्र है। ये डेरिवेशन हम लास्ट चैप्टर में, मतलब लास्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये आप देखना ना भूलें, बहुत अच्छे से आप इसको कंप्लीट करें क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर इस दर्पण सूत्र वाली समीकरण में दोनों पक्षों में v से गुणा करने पर अगर मैं v से गुणा करता हूँ तो देखिए क्या मिलेगा हमें, v/f इक्वल्स टू v/v प्लस v/u। तो यहाँ पे v से v कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपको बचेगा v/f इक्वल्स टू 1 प्लस v/u। अब यहाँ पे देखिए जो m होता है वो क्या होता है? माइनस v/u। तो यहाँ से मैं v/u को उठा करके अगर इधर ले आता हूँ, शिफ्ट कर देता हूँ, तो माइनस v/u हो जाएगा। और इस v/f को अगर हम उधर शिफ्ट करते हैं तो ये v/f जो है दूसरी साइड जा करके माइनस में आ जाएगा। तो ये जो माइनस v/u है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो m बराबर क्या हो जाएगा? 1 - v/f। तो रेखीय आवर्धन का एक सूत्र हमारे पास ये हो सकता है जिसे हम एलसीएम लेकर के भी सॉल्व करें। तो ये हमारे पास में आगे चलकर इसको अगर एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो f माइनस v, इस तरीके से इसका एक और फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला और बनाना चाहूँ अगर रेखीय आवर्धन का, तो वह क्या होगा? तो देखिए दोनों पक्षों में स्मॉल u से गुणा करने पर तो देखिए अभी मैंने v से गुणा किया था तो ये फॉर्मूला मिलता है हमें रेखीय आवर्धन के लिए। और अगर इसे u से गुणा करते हैं हम तो ये मिलेगा u/f इक्वल्स टू u/v प्लस u/u। तो u/u से u/u कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में ये बचेगा u/f इक्वल्स टू u/v प्लस 1, है ना। अब इस 1 को इधर शिफ्ट कर देता हूँ मैं, तो u/v की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1, है ना। और ये तो हमारे पास u/f है ना, -1 हो जाएगा यहाँ पे। इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व होने के बाद आ जाएगा आपके पास में u/v इक्वल्स टू, ये आ जाएगा एलसीएम, इसका आ जाएगा f और ये हो जाएगा आपके पास का u माइनस f, है ना। और हमें क्या चाहिए होता है? लेकिन v/u चाहिए होता है, तो इसको हम पलट देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं इसका। तो ये v ऊपर आ जाएगा, u यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास f/u माइनस f। और इसमें अगर हमें माइनस चाहिए अगर यहाँ पे हमें, तो यहाँ से हम इसको आगे पीछे करके इस तरह से लिख सकते हैं। माइनस अगर मुझे यहाँ चाहिए तो माइनस v/u इज इक्वल्स टू, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ f/f माइनस u। तो ये जो है मेरे पास फॉर्मूला आएगा, है ना। इस फॉर्मूले में हम माइनस v/u को m लिख सकते हैं। तो m का एक और फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिल जाएगा f/f माइनस u। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो मैग्नीफिकेशन होता है रेखीय आवर्धन, इसके 2 अन्य फॉर्मूले जो कि हम दर्पण सूत्र से बना सकते हैं, इस तरह से हमें मिलते हैं। ओके।